आप हैं डॉक्टर अनिल कुमार और आप जो हैं ये रिसर्च स्कॉलर के कन्वीनर हैं अभी यहाँ पे जो प्री प्रोग्राम चल रहा है 6 मंथ का उसके। तो आपने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा और मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग ना यहाँ इम्पोर्टेंस तक ये पब्लिकेशन एथिक्स का डिफिनेशन जान गए, पब्लिकेशन कैसे करनी चाहिए, उन पे हम लोग आगे डिस्कशन में बहुत कुछ क्लियर करेंगे। और अभी हम लोग पब्लिकेशन एथिक्स इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस पे हम लोगों ने बात किया था कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि रैशनैलिटी, लॉजिक और जो क्रेडिबिलिटी है एकेडमिक कम्युनिटी का वो मेंटेन रहता है। ट्रस्ट जो है रिसर्च स्कॉलर का, रिसर्चर्स का भी रहता है, साइंटिस्ट का। और एकेडमिक फ्रॉड को रोकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इससे, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल के रूप में कोई भी रिसर्च स्कॉलर जो है फैब्रिकेटेड डेटा प्रस्तुत करता है। इसमें भी कई तरीके हैं। एक तो यह है कि आपसे डेटा, किसी का डेटा लिया, जो प्लेगरिज्म या प्लेजरिज्म जिसे बोलते हैं, वो ये है कि हमने कहीं से माल उठाया, सिंपली कंटेंट किसी का लेकर के अपने नाम से छाप दिया, ये है प्लेजरिज्म। ठीक है, लेकिन प्लेजरिज्म में भी अलग अलग, एक है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, एक है पार्शियल प्लेजरिज्म और एक है ऑटो प्लेजरिज्म। वो आगे आएगा। तो चूंकि यहाँ पे आया है तो कोई विद्यार्थी क्या कर सकता है कि डायरेक्ट पूरी की पूरी कॉपी ले करके पूरा कंटेंट ही आप अपने नाम से उसको क्रेडिट नहीं देते, अपने नाम से छपवा लेते हैं। इसमें पार्शियल में कुछ पार्ट आप ले लेते हैं। और ऑटो प्लेजरिज्म में कि आपने उसी पे एक रिसर्च पेपर पहले लिखा था और टाइटल बदल करके कंटेंट सेम है और फिर नए टाइटल से, जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक है सोशलाइजेशन, अब सोशलाइजेशन में कुछ और आपने जोड़ दिया, टाइटल जोड़ दिया आपने सिर्फ, बाकी कंटेंट सेम है और आपने तो ऑटो आपने खुद अपनी चोरी खुद की है। दिस इज ऑटो प्लेजरिज्म। तो इस तरह से फैब्रिकेट डेटा भी फैब्रिकेट करते हैं कि हमको जो रिजल्ट चाहिए हम वही रिजल्ट बता रहे हैं। फैब्रिकेटेड डेटा में कई चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो रिजल्ट आ रहा है, एक तो है कि किसी का रिजल्ट ले लिया, एक तो यह है कि उनका ले करके और अपने डेटा पुट कर दिया। तो कई तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सब्जेक्टिवली, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या चोरी करना हो सकता है। इसको इंटेलेक्चुअल थेफ्ट भी बोलते हैं, बौद्धिक चोरी। तो किस किस तरीके से आप चोरी कर सकते हैं और मैं बताऊंगा कि कितना, मतलब ये तरीका क्या है, कैसे। आगे हम डिटेल में बात करेंगे इस पर। 5वीं स्लाइड आ चुकी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो स्टैंडर्ड है, एक है कोप, एक है वेब। कोप तो जनरल है, कम्युनिटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स है। ये पूरी दुनिया में पब्लिकेशन से रिलेटेड एथिक्स को हैंडल करती है। इसका काम क्या है? प्लेजरिज्म को देखना, शिकायतें सुनना, उसको फ्रॉड साबित करना जो राइटर ऐसा करता है। ठीक है, आगे आइए। ये सारी चीज़ें जो आप जान रहे हैं ऑलरेडी। 10वां पॉइंट, ये मेडिकल से वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स, ये ख़ास तौर से मेडिकल एथिक्स से संबंधित है। मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप ये समझिए। इसको आप जब आप एग्ज़ाम में डील करेंगे आप एज इट इज़ पॉइंट याद कर लेंगे जो हमने आपको दिया है, वो ज़्यादा बेहतर है इससे भी और कॉन्साइज फॉर्म में है। उसमें क्या हो सकता है कि कोई कंपनी है दवा की, मेडिकल की कोई कंपनी है मेडिसिन की, उसकी दवा को सही साबित करने के लिए एक साइंटिस्ट जो है उसके फेवर में रिजल्ट देता है। और ये चीज़ हुआ है कोरोना काल में। तो कोरोना काल में कई तरह की वैक्सीन बनी डिफरेंट प्लेसेस पे, और तो ये बहुत ही मतलब डेंजरस है। तो वो इसकी श्रेणी में आता है, वेम की श्रेणी में आता है ये।
और भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स है, ये भी गाइडलाइन पढ़ के ऑथर को क्या क्या करना चाहिए। आगे आइए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेनली ये 3 होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि एक पर्सनल होता है कि पर्सनल लेवल पे हम अपने फ़ायदे के लिए हमने ये काम कर लिया। कौन सा? हम एक साइंटिस्ट हैं, किसी भी मेडिकल कंपनी को, किसी भी मेडिसिन की कंपनी को प्रमोट करने के लिए हमने उससे पैसा लिया, किसी साइंटिस्ट ने उससे पैसा लिया, और तो ये है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल लेवल पे। और दूसरा है फाइनेंशियल, और तीसरी कैटेगरी बनाई गई है प्रोफेशनल इंटरेस्ट। सपोज के एक ही, मैं कोरोना पे एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कोरोना पे दो कंपनी वायरस बना, ये क्या कहते हैं कि वैक्सीन बना रही है, ठीक है। उन दोनों कंपनियों का रिसर्च मुझे करना है। आप बड़े साइंटिस्ट की कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली हमें क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए हमें दोनों को। लेकिन एक ने पैसा खिला दिया, तो यहाँ पे क्या है ना, एक कंपनी को हमने छोटा दिखा दिया, दिखाया कि उसकी दवाई असरदार कम है थोड़ा, और एक की दवाई बहुत असरदार है, एक वैक्सीन बहुत असरदार है। और ये सारी चीज़ें बड़े लेवल पे चल रही है, तो इसलिए बड़ी बड़ी संस्थाएं भी बनाई गई हैं। और तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वही जो मैंने अभी बात की आपसे, सेम है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट के रूप में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने आपको अभी बताया कि किस तरह से फ्रॉड होता है। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है वो मेडिकल के एरिया में होता है, मेडिसिन के एरिया में होता है। अभी आप ये देखिए कि हज़ारों कंपनियां हैं जो दवाइयां बना रही है, एक एक दवाई हज़ार कंपनी बना रही है, और सारी कंपनी फ्रॉड कर रही है। सभी पैरासीटामोल, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा ना, बहुत सारी कंपनी बना रही है, और उस पर रिसर्च हो रहे हैं, डेटा का फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद आप समझिए पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। पब्लिकेशन मिसकंडक्ट बहुत हद तक एथिक्स का अपोजिट है, ठीक है। पब्लिकेशन एथिक्स वर्सेस पब्लिकेशन सोशलाइजेशन, एंटी सोशलाइजेशन। एंटी सोशलाइजेशन हुआ चोरी करना, सोशलाइजेशन हुआ चोरी नहीं करना। सोशलाइजेशन हुआ फुल मत तोड़ो, सोशल कंट्रोल। हम सोशलाइजेशन 2 तरीके से करते हैं, पॉजिटिवली एंड निगेटिवली। एक तो बोले चोरी मत करो, एक बोले कि ईमानदार रहो, एक में हम ना करने का हुक्म देते हैं। ऑर्डर 2 तरह का है कि नहीं सोसाइटी में? बाएं साइड से चलो, दाएं साइड से नहीं चलो, तो दोनों ऑर्डर सोशलाइजेशन का होता है। तो ये सब मिसकंडक्ट का डेफिनेशन वही है जो एथिक्स का ऑपोजिट है। फूल तोड़ो फूल ना तोड़ो। तो एथिक्स को फॉलो जो नहीं करता है वो मिसकंडक्ट है। जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो तौर तरीके को फॉलो नहीं कर रहा है, जो वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सब मिसकंडक्ट में आएंगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से एक्चुअली कनेक्टेड है। और सबसे बेहतर तरीका है, जब मैं इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ब्रॉड है, कॉम्प्लेक्स है, वेग है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या इस तरह के लेक्चर को देने के लिए कहीं पे भी, क्योंकि आपको भी ये काम करना है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कल होके 5 साल बाद आप भी करेंगे। तो इस तरह के लिए हम मतलब क्रिएट करते हैं। मेरा ये कहना, मेरे पास कभी भी बच्चे आते हैं और एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले, तो हम एक मास्टर की बनाते हैं, मास्टर की फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, बीए के लिए। और वो बस 20 पॉइंट है, उसको याद कर लो। 20 पॉइंट याद होना चाहिए, घूम फिर के वही बात लिखनी है हर आंसर में, ठीक है। किसी में 8, किसी में 12, बस उस पॉइंट को बस रट जाओ। वो पॉइंट कहीं ना कहीं सब में
अब किसमें कौन पहला करना है वो थोड़ा लॉजिक आपको लगाना है, कहाँ से कौन 7 पॉइंट लेना है। तो यहाँ का भी खेल वही है, आपको कोप याद करना है, वेम याद करना है, और उसको हर जगह, मतलब वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, समझ पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। और पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्लाइड को देख लीजिए, ठीक है। फिर बाद में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अनएथिकल बिहेवियर, प्रेशर टू पब्लिश फॉर कैरियर। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये जो अनएथिकल बिहेवियर है किस किस लेवल पे हो सकता है, इसको आप समझिए। ये 3 लेवल पे होता है। एक ऑथर के लेवल पे, जो हम सबसे छोटी यूनिट है यहाँ पे, और एक पब्लिशर के लेवल पे, ठीक है, और एक एडिटर के लेवल पे, ठीक है, जो आम तौर पे हम लोग नहीं समझते एडिटर्स को। तो एक तो हुआ ऑथर के लेवल पे हम गलती करते हैं। दूसरा जो है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, कौन है वो? एडिटर। एडिटर के लेवल पे किताब छपवानी है, आजकल तो आता ही है भाई, सब लोग आर्टिकल अपना भेज दीजिए, एक किताब छप रही है इस पे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप कहेंगे कि मेरा एक आर्टिकल छपवा दो किताब में, तो ठीक है भाई, बना बनाया सब चीज़ है, छप जाएगा। और पैसे का खेल है, पैसे से काम हो जाता है। तीसरा तरीका पब्लिशर वाला है। पब्लिशर, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड पब्लिशर करते हैं, ठीक है। पब्लिशर तो पब्लिशर बना ही है पैसे कमाने के लिए। पब्लिशर का मेन मोटो क्या है? पैसा कमाना। तो वो अपना बोली लगाता है। कोई पब्लिकेशन जो है 2000 में, 3000 में, 4000 में, 5-5 हज़ार रुपया लेता है, और ये छुपी हुई बात नहीं है, हमने खुद 5-5 हज़ार रुपया दे करके छपवाया है। तो जो सच है तो सच है, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये मतलब कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो ये तो बहुत जनरलाइजेशन है। और जितना ज़्यादा पैसा ले रहा है उतना ज़्यादा फ्रॉड है, क्योंकि जो जेन्युइन काम हो रहा है वो तो फ्री हो रहा है, सरकार तो फ्री में प्रमोट कर रही है जितने भी अच्छे अच्छे जर्नल हैं। तो शुरू हो जाता है धंधा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और आगे कोई लेवल नहीं है, 10,000 भी। और इसमें क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, पब्लिशर क्या कर सकता है। जैसे सपोज कि आपको 5 साल हो गया जॉब के, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या आपको 10 साल हो गया और आपने कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी रिसर्च नहीं लिखा, और आप बोलेंगे 10 साल पहले का मुझे रिसर्च पेपर चाहिए मेरे नाम का, तो 10 साल पहले का छाप के दे देगा वो, भले 10-10 हज़ार रुपया ले या 20-20 हज़ार रुपया एक पेपर का ले वो। अब उससे क्या होगा? उससे आपका प्रमोशन होगा। उससे प्रमोशन क्या होगा? आपकी सैलरी एसोसिएट प्रोफेसर में सीधे डबल हो जाती है, ठीक है। तो 1 महीने की सैलरी आपकी लग जाएगी वहाँ। तो इस तरह का फ्रॉड चलता है। ऐसा हमें प्रैक्टिकली पता चला। मैंने पब्लिशर से बात किया, हमने पब्लिशर से पूछा कि आप पिछले साल का छाप के दे सकते हैं? तो बोला बिल्कुल दे सकते हैं आप जब छपवा लो, ठीक है। और हमने तो ये बात की ही नहीं कि कंटेंट कौन देगा, चलो कंटेंट मैं ही देता। तो 2 साल पहले का, यानी आप आज तक काम नहीं किए लेकिन आप काम शो कर लेंगे 2 साल पहले का, कितना अनएथिकल है कि नहीं। तो पब्लिशर तैयार था और काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और सारे मतलब ऐसे ही हो रहा है। तो इसीलिए इतने नियम बने हैं। तो क्या क्या फ्रॉड हो सकता है आप सोच लीजिए। आपने कोई भी काम नहीं किया, पैसे के बल पे सारे काम हो सकते हैं। और जिन्होंने सपोज कि 5 पेपर लिखा, अपने से लिखा, और आपने 10 पेपर लिखवा लिया, तो आप तो आगे बढ़ गए ना। आप तो उस फील्ड में, अगर मान लो नीड है 10 पेपर की ज़रूरत है एसोसिएट प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में कितने पेपर की ज़रूरत है? 10 पेपर पीयर रिव्यूड चाहिए, पीयर रिव्यूड, ठीक है। तो ये सब आजकल जर्नल पीयर रिव्यूड है। कुछ उसका नियम होता होगा, पीयर रिव्यूड एक्सेस कर लेते हैं, पीयर रिव्यूड मिल गया। पीयर रिव्यूड जर्नल की बात हो रही है, क्योंकि जो अनपीयर होगा,
अनरिव्यूड होगा, वो तो उसमें करके भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें, तो 3 लेवल पे यहाँ पे मिसकंडक्ट होता है, इनको आपको समझना है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, मिसकंडक्ट, प्लेजरिज्म। मैंने आपको बताया था पहले, प्लेजरिज्म में भी कई तरह का है। एक तो प्लेजरिज्म में डेटा फैब्रिकेशन होता है, डेटा चेंज करते हैं। डेटा फैल्सिफिकेशन होता है। डेटा फैल्सिफिकेशन ये टर्म है, फाइंडिंग और कंक्लूजन चेंज कर देते हैं। डेटा फैब्रिकेशन में सिर्फ डेटा आप चेंज कर रहे हो। डेटा फैल्सिफिकेशन में आप क्या करते हैं, मैनिपुलेट करके कंक्लूजन चेंज कर देते हो। स्पेशली ये सब ज़्यादा मेडिकल साइंस में होता है, लेकिन हमको एज ए होल समझना है कि क्या क्या होता है। डुप्लीकेट सबमिशन, सबमिटिंग द सेम रिसर्च इन मल्टीपल जर्नल। अब एक ही रिसर्च आपने लिखा, अलग अलग टाइटल से हल्का फुल्का चेंज करके 3 में छपवा लिया, तो बन तो 3 गया ना, क्योंकि टाइटल ही आपने चेंज कर दिया पूरी। ये पैराग्राफ से एक टाइटल ले लिया, वहाँ से एक नया टाइटल आपने डाल दिया, फिर नया टाइटल डाल दिया। नेक्स्ट, ऑथरशिप मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग ऑथर अनफेयरली। ऑथरशिप मिसकंडक्ट कि आपने किसी और को ऑथर बना दिया। जैसे आपके दोस्त हैं, बोलते हैं ना तुम्हारा नाम डाल दें, बोलो मैं एक छाप रहा हूँ, ऐसी होती है बात। तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा भी नाम डाल देता हूँ, क्या नाम डाल दें आपका? तो कौन कहेगा नहीं डालो, तो हाँ डाल दो कोई बात नहीं, तो तुम्हें पैसा आधा आधा देना होगा। कई बार तो ऐसा होता है। या मैं इस बार तेरे साथ छपवा लेता हूँ, अगली बार तू मेरे साथ छपवा लेना, तो गिनती में तो 2 हो जाएंगे ना। गिनती का भी रोल है, और नंबर आधे आधे होंगे। गिनती में भी 10 चाहिए और नंबर भी पूरे चाहिए, तो गिनती तो हो गई। अगर एक चीज़ बताओ, मिल करके 20 किए तो 20 कहने के लिए तो 20 हुए ना। आपने 20 रिसर्च पेपर लिखा, लेकिन नंबर तो 10 के आ गए, तो काम तो 10 के हुए लेकिन नंबर 20 के। मतलब दिखाने के लिए आपके रिसर्च पेपर, टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पेपर तो 20 आप लिखेंगे ना, तो उसमें तो इम्प्रेशन बढ़ा, आपका फ़ायदा हुआ। अगर कहीं पे रिसर्च पेपर 15 मांग रहे हैं तो वो तो काम करेगा ना, आपके रिसर्च नंबर्स काउंट हो रहे हैं। और मतलब क्या करें कि मार्क्स भी काउंट हो रहे हैं, उसके मार्क्स आधे मिलते हैं। अगर मान लिया 10 नंबर है तो 5 नंबर आपको, 5 नंबर सेकेंडरी ऑथरशिप को। तो ऑथरशिप मिसकंडक्ट होता है एक्सक्लूडिंग ऑथर अनफेयरली। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग में या तो आप ऑथर को इंक्लूड कर लेते हो, बाहर से ले लेते हो, गलत तरीके से ऑथर को आप अपना लेते हो, ठीक है। ऑथरशिप वही बात है सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ गया? ऑथरशिप, कंट्रीब्यूटर्स, पब्लिक एथिक्स, प्लेजरिज्म, falsification, unethical authorship practice, violate ethical standard. कंट्रीब्यूटरशिप है। कंट्रीब्यूटरशिप उसी की बात कर रहे हैं, जैसे मान लें मेन ऑथर आप हैं और कंट्रीब्यूटर उसको बोलते हैं जो को ऑथर है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटरशिप मिसकंडक्ट कहा जाएगा ओरिजिनली। ऑथरशिप मिसकंडक्ट, ऑथर ने मिसकंडक्ट किया और कंट्रीब्यूटर ने भी, तो कंट्रीब्यूटरशिप मिसकंडक्ट हुआ। अब जैसे ये वाला जिसकी बात मैंने कल भी की थी कि प्रोफेसर इंक्लूड देयर नेम एज एन ऑथर डिस्पाइट नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसर्च। अपने कई बार क्या होता है कि जो तानाशाह गाइड होता है ठीक है, वो बोलेगा क्या कि भाई आप रिसर्च पेपर लिखो और अगली रिसर्च पेपर में तुम मेरे साथ अपना नाम दे देना, ये मेरे नाम से मैं छपवाता हूँ। सपोज ये सब मतलब ये सारे फैब्रिकेशन इमेजिनेशन में है। एग्जाम्पल मुझे ऐसा नहीं मिला है कोई, पर मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ। समझ रहे बात को? अगर कोई आपको ये कहता है कि भाई आप एक लिख दो मेरे लिए रिसर्च पेपर, कोई तो कहता ही होगा, इतनी बड़ी दुनिया है,
तो चूंकि आया है मिसकंडक्ट का, तो कोई अपने स्टूडेंट से कहता है, रिसर्च स्कॉलर से, कि आप मेरे लिए लिखो और मैं अगली बार तुम अपना लिख लेना, फिर मेरे साथ होगा, इस टाइप की बात है। तो वो मिसकंडक्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन, मिसकंडक्ट, कंप्लेन एंड अपील। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन मिसकंडक्ट है ये, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन जो है, उस पब्लिकेशन की रियल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि रियल आइडेंटिटी किसके पास है? उस स्टूडेंट के पास जिसने लिखी। तो इन सब के लिए मतलब अपीलीय अधिकार है, कहाँ? वही कोप में, ठीक है। और प्लेजरिज्म को डिटेक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर है बहुत सारे हैं, वैसे आप जाएंगे उसको देखेंगे, टर्निटिन और क्या कहते हैं, और भी कई पीयर रिव्यू प्रोसेस है उसके थ्रू आप, बहुत सारे हैं वैसे प्लेजरिज्म मेजर करने के लिए, उसको आप देख सकते हैं, पता चल जाएगा। नेक्स्ट, हैंडलिंग कंप्लेन एंड अपील एडिटर, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है एक एक करके, कि कैसे अगर आपको पता चलता है सपोज कि आपके रिसर्च पेपर को किसी ने छाप लिया, छपवा लिया, तो वहाँ पे तो आपको दुख होगा ना। और ऐसा कई बार हुआ है, न्यूज़पेपर में आया है। ये छोटे लेवल पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सभी गंगा में नहा रहे हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे भी ऐसा काम होता है, आपको बड़े लेवल का मैं कहूँ कि मतलब वर्ल्ड क्लास के जो जर्नल्स है, वहाँ पे किसी ने किसी की चोरी कर ली, और उसने तो मेहनत किया बहुत, रात दिन जो साइंटिस्ट है लैब में काम कर रहा है, तो ऐसा मिसकंडक्ट आया है किसी ने अपने नाम से। कल भी मैंने इस पे बताया था आपको। तो वो क्या करेगा? अपील करेगा, फिर उस पर रिव्यू होगा, ये पता करना पड़ेगा किसने पहले काम किया, फिर पब्लिकेशन देखना पड़ेगा। और ये सब बड़े बड़े पब्लिकेशन, छोटे मोटे में तो ये सब चीज़ें जनरली होती नहीं है, आज तक हमारी ज़िंदगी में गुजरा नहीं है, ठीक है ना। किसी को ज़रूरत है ओरिजिनल डुप्लीकेट पता करने की, और इवन इंटरव्यू में कहीं पे भी वो बस देखते हैं कि भाई 10 है आपका, ये है आपके नाम से, आपका नाम देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रीडेटरी पब्लिशर जर्नल। प्रीडेटरी का मतलब क्या होता है? प्रीडेटरी का मतलब क्या होता है? आप में से कौन बताएंगे? प्रीडेटरी जानते तो होंगे, मुझे यकीन है, पर है प्रीडेटरी का मतलब डकैत टाइप का मीनिंग है, डकैत जर्नल ठीक है, मैं लोकल भाषा में आपको बोल रहा हूँ। प्रीडेटरी का मतलब डकैत से करीब करीब है उसका मीनिंग। डकैत जर्नल, वो डकैती करता है। अब मीनिंग तो क्लियर हो रहा है। सारा काम पैसे पे, सारा काम कैसे हो रहा है? उसको प्रीडेटरी, और सारे वही हैं मोस्टली, क्योंकि बता दिया आपको प्रीडेटरी। इसमें क्या होता है? प्रीडेटरी पब्लिशर एक्सप्लॉइट रिसर्चर्स बाय चार्जिंग पब्लिकेशन फी विदाउट प्रॉपर पीयर रिव्यू और एडिटोरियल स्टैंडर्ड। इसमें होता क्या है? कहने के लिए नॉर्म सारे बने हैं, पीयर रिव्यूड है, सब है, कम्युनिटी है, काम कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए कि कहीं ऐसा होता है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, कहीं तो होगा ऐसे पूरी दुनिया में, लेकिन बच्चे आ नहीं रहे और अटेंडेंस पूरे हो रहे हैं। होता है कहीं ऐसा? हर जगह होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है ये डकैत जर्नल है, ठीक है। तो प्रीडेटरी जर्नल उसे कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीडेटरी जर्नल, लैक ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस, प्रोसेस नहीं होती, कमिटी होती है। फॉल्स इम्पैक्ट फैक्टर क्लेम, एग्रेसिव ईमेल सॉलिसिटेशन फॉर सबमिशन, चार्जिंग हाई फी, और जितने भी उसमें नंबर गलत होते हैं, मोबाइल नंबर गलत होते हैं जनरली, लेकिन आजकल गलत नहीं होते। डकैती तो ज़बरदस्ती होता है ना, खुल के होता है, उसमें मतलब गलत करने की। समझ पा रहे हैं?
कि सब चीज़ क्लियर है ना। तो अब बोली लगती है, आप फ़ोन करें ओपनली, बहुत क्लियर कट है, कितना लेते हैं एकदम टोटल आपको मोबाइल में बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि सबका अपना अपना प्रोसेस है। कहीं ना कोई पूरा व्यवस्था को संरक्षण दिया जा रहा होगा, कोई ना कोई इस पे जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्म्स को स्टैंडर्ड के लिए बने हैं जो संस्थाएं, वो कहीं ना कहीं तो देखना चाहिए ना, उनको तो कॉल करना चाहिए। मैंने तो किया है कॉल, हमने तो बताया है रेट कॉल पे, सभी बता रहे हैं 2000, 4000, 3000 सब बता रहे हैं। उसको जो बोलिए सब चीज़ मानने को तैयार है। जैसे जो जर्नल आपके पास है ना, बोलोगे कि इसी जर्नल का सेम मुझे 3 महीने पहले का चाहिए, अब वो छप चुका है तो नया निकाल देगा वो वॉल्यूम। जर्नल वॉल्यूम में निकलती है ना, कि वॉल्यूम 1, 2, 3, क्योंकि ज़्यादा आर्टिकल आ गए, रिसर्च पेपर आ गए। तो इस तरह से ये भी इसका। तो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रीडेटरी जर्नल, वेरीफाई इंडेक्सिंग इन लेजिटिमेट डेटाबेस, और चेक एडिटोरियल बोर्ड और ऑथेंटिसिटी, रीड पास्ट इशू फॉर क्वालिटी असेसमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको करना है कि इंडेक्सिंग में आपको लेजिटिमेट डेटाबेस स्कोपस और पब्लिक मेडिकल वाला है, उसको भी आपको देखना है। एक आगे आपको आ जाएगा, एक चेक लिस्ट है जो रिसर्च पेपर्स का। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि उस चेक लिस्ट में वो सब हैं, सारे हैं, मतलब बताया तो कि नॉर्म्स तो सभी फॉलो कर रहे हैं ऑन पेपर, लेकिन और गवर्नमेंट को भी तो ऑन पेपर ही चाहिए ना। अब पीयर रिव्यूड है, कम्युनिटी है, सब चीज़ें हर नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं। और ए जर्नल एक्सेप्ट ए पुअरली रिटन पेपर विदाउट रिव्यू डिमांडिंग ए हाई पब्लिकेशन फी। और दूसरा एग्जांपल है रिसर्चर्स वर्क इज पब्लिश्ड विदाउट कंसेंट इन एन अननोन जर्नल। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। ठीक है, पब्लिकेशन इथिक्स इंश्योर रिसर्च इंटीग्रिटी, एकेडमिक ऑनेस्टी, पब्लिक ट्रस्ट इन साइंटिफिक लिटरेचर। Researchers must follow ethical guidelines to maintain the credibility of their work, adhering to best practices, prevent misconduct, and promotes transparency in academic publishing. ट्रांसपेरेशन को करना चाह रहा है। तो ये रहा, थैंक यू। अब हम लोग बात करेंगे ओरिजिनल। ये था ट्रेडिशनल स्टाइल पढ़ाने का, ये अब ट्रेडिशनल हो चुका है, जिसको आप ओरिजिनल समझ रहे थे। अब फिर हम वहीं लौटेंगे, क्योंकि इससे देखिए हमारे पास डेटा तो आ जाता है, फैक्ट आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती है। फिर हम जो हमारा जो मकसद था डिस्कशन क्लास, वो चीज़ें नहीं आ पाती है, कि रह गया है। क्या मैं सही हूँ? आप लोगों का क्या है कहना, सहमत हैं आप? क्योंकि ये भी मशीन बन करके रह गया। पीपीटी अच्छी चीज़ है, पर पार्शियली, कुछ कंटेंट ठीक है, लिखने में दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें हैं, पर पीपीटी से बातें इतनी फास्ट भागती है कि समझने का मौका नहीं मिलता है। तो